की जगह की जमीन सोना उगलती है, इसीलिए उन्होंने मुनीम जी से कहा था कि और लड़के लगा दे। इस बार बहुत सारा सोना इकट्ठा करना है, इसीलिए मैं वही कर रहा हूँ। चालाक भाभी। शंखपुर नाम के गांव में विक्रम और महेंद्र नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई खेतों में मेहनत करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। विक्रम बड़ा भाई था, जिसकी शादी गांव की ही सरिता नाम की लड़की से 5 साल पहले हो चुकी थी। महेंद्र अभी भी कुंवारा था और वह दिन भर खेतों में मेहनत करता था। महेंद्र सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वह अपने भैया भाभी की बहुत इज्जत करता था। अरे महेंद्र, सुन तो जरा, इधर आ। कहाँ जा रहा है? क्या बात है भाभी, मैं तो बस खेतों पर जा रहा था। महेंद्र, ये कुछ आटे के लड्डू बनाए हैं मैंने, इन्हें मेरे मायके तक पहुंचाया। लेकिन भाभी इतने सारे, आपके मायके में कोई उत्सव है क्या? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। अरे जितना कहा है उतना करना, फालतू के सवाल क्यों करता है? जा अब जल्दी जा। सरिता महेंद्र को लड्डू से भरा बर्तन पकड़ा देती है और लड्डुओं में से आती घी की सुगंध से महेंद्र के मुंह में पानी आ जाता है। भाभी, भैया को पता है क्या कि आपने घी की बरनी ही खाली कर दी है इन लड्डुओं में? तू इतना दिमाग क्यों चलाता है रे? तेरे भैया को सब पता है। अब जा, जल्दी जा। ठीक है, मैं जाता हूँ। महेंद्र लड्डू लेकर सरिता के मायके में दे आता है और सीधा खेतों पर जा पहुंचता है। देर हो जाने की वजह से विक्रम महेंद्र को डांटता है और उससे कहता है, क्यों महेंद्र, कल शाम को ही कहा था मैंने कि आज खेतों पर जल्दी आना, लेकिन तुम तो आराम से टहलते हुए आ रहे हो। अरे नहीं भैया, मैं टहल नहीं रहा था, वो भाभी। अच्छा ठीक है, चलो अब काम करो, मैं जमींदार जी के पास जा रहा हूँ। जी भैया। विक्रम जमींदार से मिलने उसके घर पहुंचता है और विक्रम को आता देखकर जमींदार कहता है, अरे विक्रम, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। कहो, कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो ठीक ही चल रही है जमींदार बाबू, लेकिन खेतों से कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है। सोच रहा हूँ इस बार फसल बदल कर देखूं, बस उसी के लिए मदद मांगने आपके पास आया हूँ। विक्रम, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा पैसा समय पर लौटा देते हो तो वो मैं तुम्हें उधार दिए देता हूँ, लेकिन मेरी बात जान लो, तुम्हारे खेतों की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने आधे खेत बेच दो, जिससे तुम्हारा कम खर्चा हो उस बेकार की जमीन पर। शायद आप ठीक कहते हैं, मैं बात करूंगा महेंद्र से इस बारे में कि वो अपने खेत का हिस्सा बेच दे। अरे उसका कौन सा हिस्सा है, अभी तो तुम्हारे खेतों का बंटवारा नहीं हुआ है, अभी तो सारे खेत तुम्हारे ही नाम पर हैं, तुम जो चाहे वो करो। आपकी बात तो सही है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है, बाकी तुम्हारे पैसे मैं रामू के हाथ घर भिजवा दूंगा। विक्रम शाम होने पर अपने घर लौट आया और महेंद्र ने उसे देखकर कहा, अरे भैया, आप कहाँ रह गए थे? महेंद्र, तुम छोटे हो, हर बात जानने की कोशिश मत किया करो। मैं क्या कर रहा था, कहाँ गया था, क्या करना है तुम्हें? ठीक है भैया, समझ गया। अरे आप क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं? इसकी तो आदत है जबान चलाने की। आइए आप खाना खा लीजिए। महेंद्र वहां से चला गया और विक्रम खाना खाने बैठ जाता है और सूखी सूखी रोटियां देखकर बोलता है, ये क्या है? अभी तो इतना घी खरीद कर लाया था मैं, सारा घी कहाँ गया? ये सूखी रोटियां क्यों दी हैं मुझे? घी बचे तो आपकी रोटी में लगाऊं ना मैं? वो महेंद्र तो घी ऐसे ही पीता है जैसे पानी हो। घी कितना महंगा है, हमें रोटी में लगाने को नहीं मिल रहा है और वो पी जाता है। वही तो मुझे डर है, अभी तो वह अकेला है, कल को उसकी शादी हुई और उसका परिवार बना, वो तो हम सबको बाहर ही कर देगा। मैं तो कहती हूँ जी, महेंद्र का हिस्सा करके उसे अलग कर दीजिए। अब समय आ गया है बंटवारा करने का। बात तो ठीक है, वैसे भी खेत में अब इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं उसका भी परिवार पाल सकूं। वो इस लायक तो हो गया है कि खुद का खर्चा उठा सके। मैं इस बारे में जल्दी ही सोचूंगा। कुछ दिन बाद विक्रम महेंद्र को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, महेंद्र, मैं सोच रहा था कि अब हमें खेतों का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, आप अचानक बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, लेकिन अब मैं और तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। भैया, मेरी 2 रोटी अब आपके ऊपर भारी पड़ रही हैं। नहीं महेंद्र, लेकिन अब तुम इस लायक हो गए हो
कि अकेले रह सको। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम अकेले रहो। इसीलिए तुम्हें खेतों का किनारे वाला हिस्सा दे दिया जाएगा और मैं बीच का और इस तरफ वाला हिस्सा रखूंगा। लेकिन भैया, उस हिस्से में तो केवल कंकड़ पत्थर हैं। तुम उसे ठीक कर लेना। मेरा परिवार है और मुझे ज्यादा जमीन की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अब तुम ज्यादा सोचो मत। मैंने मजदूरों से वो हिस्सा अलग करवा दिया है। अब तुम कुछ दिन में ये घर छोड़ देना। लेकिन भैया। लेकिन क्या? तुम्हारे भैया ने जो फैसला किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आज तक तुम्हें पालते आए हैं, लेकिन अब तो उन्हें उनके बारे में भी सोचने दो ना। समझ गया भाभी, कौन किसका कितना सोच रहा है। महेंद्र उसी वक्त अपना सामान उठाकर खेत के उसी हिस्से में आ गया और झोपड़ी बनाकर रहने लगा। इस कंकड़ पत्थर की जमीन पर मैं क्या करूंगा? मुझे तो इससे अच्छा बाहर किसी दूसरे गांव में जाकर काम करना चाहिए। महेंद्र उसी वक्त अपनी झोपड़ी से निकल जाता है और दूसरे गांव आलमपुर पहुंचता है। आलमपुर महेंद्र के लिए अनजानी सी जगह थी। वह इधर उधर घूमता है और एक चाय की दुकान पर जा पहुंचता है। चाय की दुकान को एक बुढ़िया चलाती थी। महेंद्र के आने पर वह उससे कहती है, आओ बेटा आओ, चाय पी लो, सफर की थकान मिट जाएगी। आओ बेटा आओ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अरे काकी, मैं तो यहीं आ रहा हूँ, बाकी के ग्राहकों को बुला लो आप तो। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, आओ बैठ जाओ, तुम्हारे लिए चाय बनाकर देती हूँ अभी। हाँ काकी, सच में बहुत थकान हो रही है। बुढ़िया महेंद्र को चाय बनाकर देती है और महेंद्र वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? शंकरपुर गांव से आया हूँ काम की तलाश में। यहाँ कोई मेरे लायक काम मिलेगा क्या? तुम्हारे लायक काम? देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो। तुम्हें इस गांव के जमींदार मणिलाल के यहाँ कोई ना कोई काम जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है, उनका घर कहाँ है? यहाँ से सीधा जाकर जो बड़ी हवेली है वही मणिलाल का घर है। दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है, तुम्हें काम जरूर से दे देंगे। ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी चाय पीकर सारी थकान मिट गई मेरी। अच्छा, आते रहना। महेंद्र ने बुढ़िया को चाय के पैसे दिए और मणिलाल के घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह मणिलाल के घर पहुंच गया। घर के बाहर मणिलाल का बेटा श्रीलाल बैठा हुआ था। वह बहुत ही बदतमीज था। उसने महेंद्र को रोककर कहा, अरे कहाँ चले आ रहे हो? खाना अब शाम को बांटा जाएगा। अरे मैं खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि काम ढूंढने आया हूँ। अच्छा, क्या काम कर सकते हो? कोई भी काम कर लूंगा। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें काम देता हूँ। श्रीलाल ने अपनी चप्पल उतारी और दूर फेंककर महेंद्र की तरफ देखकर बोला, जाओ वो चप्पल उठाकर लाओ। श्रीलाल की बात सुनकर महेंद्र कुछ सोचने लगा। लगता है ये मुझे मूर्ख समझ रहा है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद महेंद्र ने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है और वैद्य जी ने मुझे झुकने के लिए मना किया है। मुझे कोई और काम बताइए। अच्छा ऐसा है, ठीक है तो फिर रुको। इतना कहकर श्रीलाल ने अपनी दूसरी चप्पल पेड़ के ऊपर फेंक दी और चप्पल टहनियों में उलझ गई। जाओ अब वो चप्पल लेकर आओ। अरे मालिक, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता है। मुझे एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध बाबा ने बताया था कि मैं कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हाथ ऊपर कर सकता हूँ। अगर बिना वजह हाथ ऊपर किया तो जिसकी वजह से हाथ ऊपर किया है उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे साथ मजाक करते हो? मैं कुछ नहीं जानता। जाओ वो चप्पल लेकर आओ अभी इसी वक्त, नहीं तो तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, बाद में मत कहना। महेंद्र पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है। महेंद्र ने चप्पल उतारने के चक्कर में डंडे से वह छत्ता तोड़ दिया और खुद दूसरी तरफ बने तालाब में कूद गया। सारी मधुमक्खियां श्रीलाल की तरफ चली गई और श्रीलाल वहां से भागता हुआ कीचड़ में गिर गया। थोड़ी देर बाद जमींदार मणिलाल वहां पर आया और श्रीलाल की ऐसी हालत को देखकर बोला,
अरे श्रीलाल, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। नहीं मालिक, मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन इन्होंने जिद की कि मैं पेड़ पर से इनकी चप्पल उतार कर लाऊं। कितनी बार मना किया है तुमसे कि लोगों से मत उलझा करो, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। तुम बताओ, कौन हो तुम और क्या काम है? मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? हाँ, मुझे खेतों में काम करने के लिए लड़कों की जरूरत तो है। तुम कल से खेतों पर काम करने आ सकते हो। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। महेंद्र जाने लगा, लेकिन महेंद्र को जाता देखकर श्रीलाल मन ही मन गुस्से से बोला, जा बेटा जा, कल तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सीधे अपने गांव भागेगा। अगले दिन सुबह सुबह महेंद्र चाय वाली बुढ़िया की दुकान पर गया और उसे देखकर बुढ़िया ने कहा, अरे तुम यही हो? लगता है काम मिल गया तुम्हें। हाँ, काम मिल गया मुझे। चलो अच्छा है, मेरी पोती भी जमींदार के घर में काम करती है। तुम कहाँ काम करोगे? खेतों पर। ठीक है ठीक है, कहीं भी काम करो, लेकिन ध्यान रखना कि श्रीलाल से दूर रहना। एक नंबर का बदतमीज है वो। जमींदार के यहाँ काम करने वाला हर कोई उससे परेशान रहता है। उसे सीधा कैसे करना है, उसका उपाय मेरे पास है, आप चिंता मत करो। महेंद्र सीधा खेतों पर आ गया। वहाँ पहले से ही श्रीलाल मौजूद था। महेंद्र के मन में कोई विचार आया और वह जमीन पर बैठकर मिट्टी में से पत्थर बीनकर अलग करने लगा। ये वहीं क्यों बैठ गया? इसे काम देता हूँ अभी। मेरे पिताजी इसे आराम करने के पैसे थोड़ी ना देंगे। ऐसा सोचकर श्रीलाल महेंद्र के पास आया और उससे बोला, अरे सुनो, वो हल उठाओ और जाकर खेत में चलाओ। हल? वो कैसे चलाया जाता है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें सब आता है, हल नहीं जानते चलाना? मुझे तो सब आता है, बस हल ही नहीं आता। और वैसे भी अभी तो मैं आपके पिताजी के द्वारा बताया हुआ एक बहुत ही जरूरी और गुप्त कार्य कर रहा हूँ। गुप्त कार्य? ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझे नहीं पता? नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकता। तुम मुझे बताते हो या मैं तुम्हें काम से निकालूं? अरे आप तो नाराज हो रहे हैं, मैं बताता हूँ, लेकिन आप किसी को मत बताना। ठीक है, बताओ। मैंने आपके पिताजी के मुंह से सुना था जब वो कह रहे थे कि उनके खेतों में, यानी कि इस जगह की जमीन सोना उगलती है। इसीलिए उन्होंने मुनीम जी से कहा था कि और लड़के लगा दे, इस बार बहुत सारा सोना इकट्ठा करना है, इसीलिए मैं वही कर रहा हूँ। ये तो कंकड़ पत्थर हैं। यही तो सोना है, बस इसके ऊपर मिट्टी चढ़ी है, साफ होने के बाद सोना होगा। अच्छा, ये काम है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। श्रीलाल वहां से उठकर चला गया, लेकिन उसके मन में सोना इकट्ठा करने का विचार घूम रहा था। अगर मैं भी सोना इकट्ठा कर लूं तो पिताजी बहुत खुश होंगे और ज्यादा लड़कों को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यही करता हूँ। श्रीलाल दूसरी तरफ बैठकर पत्थर बीनने लगता है और उसे देखकर सभी मजदूर और महेंद्र हंसने लगते हैं। शाम होने पर श्रीलाल बोरी भरकर कंकड़ पत्थर अपने पिताजी के कमरे में डाल देता है और मणिलाल इस बात पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये सब क्या है? मेरे कमरे में इतने कंकड़ पत्थर? पिताजी, मैंने बहुत सारा काम आसान कर दिया है और आप मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। काम आसान कर दिया? ये कंकड़ पत्थर यहाँ डालकर कौन सा काम आसान किया है? आपने ही तो कहा था पिताजी कि खेत सोना उगल रहा है और पत्थरों में सोना है। मणिलाल को अपने बेटे की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वह गुस्सा होते हुए बोलते हैं, किस बेवकूफ ने तुमसे ये सब कहा? महेंद्र ने कहा, आपने उसे इसी काम के लिए तो रखा था। बुलाओ अभी महेंद्र को। नौकर भागकर महेंद्र को बुलाकर लाता है और महेंद्र के आते ही मणिलाल उससे पूछता है, क्या तुम बताओगे कि तुमने श्रीलाल से कंकड़ पत्थर क्यों बीनने को कहा था? नहीं मालिक, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। नहीं पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। इसने कहा था कि खेत से इस बार बहुत सारा सोना निकलना है, इसीलिए आपको और लड़कों की जरूरत है। हाँ मालिक, मैंने ये कहा था,
लेकिन शायद इन्होंने कुछ गलत समझ लिया। मैंने कहा था कि खेत सोना उगलता है, इसका मतलब गेहूं जो सुनहरे होते हैं वो खेत से आते हैं। दूसरा, बहुत सारे लड़के चाहिए सोना निकालने के लिए, मतलब बीज बोने के लिए मजदूर चाहिए। और तुमने कहा था कि कंकड़ पत्थर में सोना है। वो तो कंकड़ पत्थर पर मिट्टी जमी हुई थी। मिट्टी साफ करके कंकड़ पत्थर हटा देंगे तो खेत में बीज को आसानी से डाल सकते हैं ना, इसीलिए कंकड़ पत्थर निकाल रहा था मैं। लेकिन पिताजी। चुप रहो तुम, नालायक हो तुम। सही तो कहा महेंद्र ने, तुम्हारी मोटी बुद्धि में नहीं गया तो उसकी क्या गलती है। अब ये सब जो कचरा तुमने मेरे कमरे में किया है उसे साफ करो, समझे? श्रीलाल का सिर झुक गया और महेंद्र उसे देखकर मुस्कुराने लगा। महेंद्र, माफ करना, इसकी वजह से तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं मालिक। महेंद्र ने कुछ दिन मणिलाल के यहाँ पर काम किया और फिर अपने गांव वापस जाने लगा, लेकिन उससे पहले वह चाय वाली बुढ़िया से मिलने पहुंचा। अच्छा, तो अब तुम जा रहे हो? 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपके जैसी चाय कौन बनाकर देगा मुझे? चाय की चिंता क्यों करते हो? उसका तो उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? मेरी पोती से शादी कर लो तुम। वैसे भी वो भी शादी के लायक हो गई है। अब मैं उसके लिए कहाँ लड़का ढूंढूंगी? तुम ही अच्छे लगते हो मुझे तो। काकी, शादी के बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। मैंने सोच लिया है। जब से तुमने श्रीलाल को सबक सिखाया है तब से ही मेरी पोती बस तुम्हारे ही गुणगान करती रहती है। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है काकी, जैसा तुम कहो। मेरे घर को भी सजाने वाली मिल जाएगी मुझे। महेंद्र की शादी बुढ़िया की पोती से हो जाती है और कुछ दिन बुढ़िया के घर में गुजारा कर महेंद्र वापस अपने गांव लौट आता है। वह गांव वापस आकर अपने भाई विक्रम के घर पहुंचता है। देखना, भैया विक्रम तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, मैं भी भैया भाभी से मिलना चाहती हूँ। आओ चलो, अंदर चलो। महेंद्र अपनी पत्नी को लेकर घर के अंदर जा ही रहा होता है कि बाहर से आती हुई उसकी भाभी चिल्लाते हुए बोलती है, अरे 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 अरे, कौन है? कहाँ घुसा चला जा रहा है? भाभी, मैं हूँ महेंद्र और ये मेरी पत्नी। अच्छा, महेंद्र तुम हो? तो तुम अपने घर का पता कैसे भूल गए? तुम्हारा घर तो वो है ना, उस तरफ झोपड़ी में। भाभी, ये क्या बोल रही हो? देखो ना, बहू आई है, थोड़ा तो लिहाज करो। महेंद्र, शादी के लिए कौन सा तूने हमसे पूछा था? चल, अब बहुत काम है। तेरे भैया शहर गए हैं, तू भी अपनी झोपड़ी में जा। ठीक है भाभी, तुमसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। अब जाओ भी यहाँ से। सरिता अपने देवर और देवरानी का अपमान करके उन्हें वहां से भगा देती है। महेंद्र का मन भी दुखी हो जाता है। वह अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ। मुझे लगा था कि भैया भाभी मुझे घर में रहने देंगे, लेकिन शायद वो मुझे घर से निकाल चुके हैं। कोई बात नहीं जी, अगर आप साथ हैं तो ये झोपड़ी भी महल है। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं जमीन पर ही खूब मेहनत करूंगा और इस झोपड़ी की जगह घर खड़ा करूंगा। अगले दिन से महेंद्र हल लेकर अपने खेतों में चलाने लगता है और तभी उसके हल से कुछ टकराता है। अरे, ये क्या बीच में आ रहा है? मुझे हटाना पड़ेगा। महेंद्र उस जगह की मिट्टी को हटाने लगता है और देखता है कि उस जगह से एक सोने का कलश बाहर निकलता है जो सोनू के सिक्कों से भरा हुआ था। हे भगवान, ये तो खजाना है। इतना कहकर वह कलश को अपने घर में ले आता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। ये देखो देखो, मुझे क्या मिला खेतों में। महेंद्र की पत्नी सोने से भरे कलश को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे वाह, ये तो हमारी खुशियों की चाबी है जी। ये आपके हिस्से में मिला है सोने का कलश। अब हमारे दिन अच्छे बीतेंगे जी। कुछ ही समय में महेंद्र झोपड़ी की जगह एक घर बना लेता है और गांव में कई खेत खरीदकर सेठ बन जाता है। उसे सोने का कलश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ समय बाद विक्रम घर लौटता है
और देखता है कि महेंद्र के हालात बदल चुके हैं, तो वह सरिता से पूछता है। ये सब कैसे और कब हुआ? महेंद्र सेठ कैसे बन गया? कल तक तो इसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। सही कहा जी आपने, कल तक उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी वजह से है। आपके कारण ही हुआ है ये सब कुछ। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने उसे हिस्से में वो जमीन दी जिसमें सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश कड़ा हुआ था जी। उसे वह कलश मिल गया और अब देखो उसकी ठाट बाट। ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। विक्रम और उसकी बीवी अपना माथा पीट लेते हैं। अब उनके पास अपनी किस्मत पर अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।